मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी। इतना तो मुझे पता था कि बच्चे कैसे होते हैं। जब मेरी विधवा चाची ने एक बेटे को जन्म दिया तो यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे चाचा तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। तो इस वक्त मेरा चचेरा भाई कैसे पैदा हो गया, यह सब देखकर मुझे अपनी चाची की हरकतों से चिढ़ थी। बल्कि यूँ कहें कि यह सब जानने के बाद मुझे अपनी चाची से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। मेरे भाई के पैदा होने के बाद मेरा लगाव अपनी चाची से कम होता जा रहा था, लेकिन मेरी चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैंने ऐसा देखा जिसको देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी चाची उस मासूम बच्चे के साथ, मेरा नाम सुमन है और मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी और मेरी चाची थी। मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो मैं अपनी चाची के साथ ही ज़्यादा टाइम रहती थी। पर जब से मैंने होश संभाला, मैं अपनी चाची से नफ़रत करती थी, क्योंकि मेरी चाची ने ऐसा गलत काम किया था। कोई भी मेरी जगह होता तो शायद वह भी यही करता। मैं अपनी चाची से नफ़रत तो करती थी, लेकिन मेरी चाची ने बदले में कभी मुझसे नफ़रत नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी अपनी चाची से बहुत लगाव था। जब उनकी हरकतों के बारे में मैं सोचती तो उनसे चिढ़ होने लगती। अगर मैं अपनी चाची से अपने भाई के बारे में पूछती तो चाची बिना कुछ कहे ही खामोश हो जाती। मैं अपनी चाची को हर वक्त परेशान और कुछ ना कुछ सोचते हुए देखती। उन्हें देखकर लगता कि वह अपने किए पर शर्मसार है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं कहीं गई हुई थी, पर जब वापस घर आई तो घर में आते ही मैंने देखा चाची उस मासूम से लड़के के साथ बैठकर खूब रो रही थी। जब मैंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे अपनी चाची का इस तरह रोना देखा नहीं जा रहा था। आखिर थी तो वह मेरी चाची ही, मेरे घर की एक सदस्य ही। मैं भले ही उनसे नफ़रत करती थी, पर वह तो मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब मुझे उनका रोना देखा नहीं गया तो मैंने उन्हें झंझोड़ते हुए पूछा, आखिर बताइए, आप रो क्यों रही हैं? मेरे ऐसा करने से चाची मुझे पकड़कर सिसक सिसक कर खूब रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा, जो मैं रो रही हूँ यह सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रो रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी नफ़रत देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मुझसे इतनी नफ़रत। और तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आज मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर रहूँगी। चाची की यह बात सुनकर मैं सिहर उठी। मैं डर गई थी। मैंने चाची के आंसू पोंछे और उनके पास बैठकर उनकी कहानी सुनने लगी। चाची ने बताया, यह जो तुम्हारा भाई है यह नाजायज़ नहीं है। आज तुम मेरी कहानी सुनो। हम अपने मायके में 3 बहन और एक मेरा भाई था। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करके घर चलाते थे, पर जैसे जैसे हम तीनों बहनें बड़ी हो गई, मेरे माँ पापा की टेंशन बढ़ती गई, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। तो आज की महंगाई में 3 बेटियों की शादी करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यही सब सोचते सोचते चाची मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी ने अपने सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए। डॉक्टर ने माँ को हॉस्पिटल से निकलने को कहा। हम सबकी और अपनी माँ की यह दुर्दशा मेरी सबसे छोटी बहन राधिका से देखी नहीं गई। उसने डॉक्टर से सिफारिश की कि आप 1 दिन का मुझे वक्त दे दीजिए,
मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करती हूँ। यही कहकर राधिका वहाँ से निकल गई और अगले दिन जब वापस आई तो उसके हाथ में 1 लाख रुपए थे। हम यह सब देखकर हैरान थे और जब हमने इस पैसे के बारे में उनसे पूछा तो उसने बताया कि मैंने आप सबको बताया नहीं था। अपने घर की यह हालत देखकर एक दिन मैं काम की तलाश में गई थी। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा कि बहन, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? मैं तो परेशान थी ही, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी परेशानी सुनकर वह मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो फिल्म सिटी और टीवी सीरियल के ड्रामा में काम मिल सकता है। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक डायरेक्टर से मिलवाया। डायरेक्टर ने मुझे सीरियल में काम करने का मौका दे दिया, पर अभी भी मेरी शूटिंग में कुछ टाइम है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो। इससे ज़्यादा हमारे घर की क्या ज़रूरत हो सकती है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए माँ की बीमारी को देखकर मैं उनसे पैसा मांगने गई तो उन्होंने बोलते ही मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए और कहा कि जब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे तुम पैसा चुका देना। और चुकाना क्या है, कल परसों से तो मेरा काम चालू हो ही जाएगा। आप सब माँ का इलाज करवाइए। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने राधिका से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरी बहन की कमाई से धीरे धीरे करके हम सभी के हालात सुधरने लगे। कुछ वक्त गुजर गया और हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो गई, पर मैं महसूस करती थी कि मेरी बहन राधिका अब पहले की तरह नहीं रहती है, बस गुमसुम सी रहती है और कुछ ना कुछ सोचती रहती है। एक दिन वह कमरे में बैठी हुई थी कि तभी मैं उसके पास गई और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए पूछा, राधिका, आजकल फिल्मों में और सीरियल में काम मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम गरीब घर की हो। ऐसे में कोई फिल्म या सीरियल में तुम्हें काम नहीं दे सकता और तुम इतने दिनों से काम कर रही हो। आज तक तो ना तो तुम्हारा कोई फिल्म आई और ना ही कोई टीवी सीरियल में कोई ड्रामा। मेरे इस सवाल पर उसने कहा, दीदी, आज आपने ये सारे सवाल मुझसे कर लिए, पर कसम खाइए कि आज के बाद ऐसा कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगी जिसका जवाब मैं ना दे पाऊँ। अपने पुराने दिन याद करिए कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को काटते थे। अब हमारी हालत पहले से बेहतर हो गई है। तो इन सब बातों का क्या मतलब? उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, पर उसके चेहरे को देखकर लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया है। इतनी खुलकर हंसने वाली मेरी खूबसूरत सी बहन हंसना भूल गई है। धीरे धीरे करके हमने दोनों बहनों और मेरे छोटे भाई की शादी करवा दी, पर जब मेरी शादी के बाद मेरी विदाई की बारी आई तो उसने मुझसे कहा कि दीदी, आप जा तो रही हो, पर अगर कभी भी मेरे बुरे वक्त में आए तो मेरा साथ ज़रूर देना, क्योंकि आप मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मैंने रोते हुए कहा, पगली, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैं तेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। एक बार आवाज़ तो देना अपनी बहन को। मैं अपने ससुराल तो चली आई थी, पर मुझे अपनी बहन का वह खामोश चेहरा बार बार नज़र आता। शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे चाचा की डेथ हो गई थी। तुम्हारे चाचा के मरने के बाद फिर से मैं टूटकर चकनाचूर हो गई थी। मेरी बहन ने फिर से दोबारा मुझे ज़िंदा किया। वह मुझसे हर हफ्ते
और हर महीने मिलने आ जाया करती थी और मेरे खर्चे की पूरी जिम्मेदारी भी उसने उठा रखी थी। हमारे कुछ दिन यूं ही गुजरने लगे। जब मैंने राधिका की शादी के बारे में पूछा तो राधिका ने कहा कि उसे शादी नहीं करनी। घर में सभी ने राधिका को शादी के लिए बहुत समझाया, पर राधिका ने शादी के लिए मना कर दिया। कुछ दिन बाद माँ बाप भी इस दुनिया से चल बसे। एक दिन राधिका मेरे पास आई और मुझे ढेर सारे पैसे दिए और कहा, दीदी कुछ दिनों तक तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगी क्योंकि काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही हूँ। मैंने उसके किसी भी फैसले पर सवाल जवाब नहीं किया। लगभग 1 साल तक राधिका मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उसकी यादों और ख्यालों में खोई रहती थी कि आखिर मेरी बहन है कहाँ। एक दिन दोपहर का वक्त था कि तुम बाहर गई हुई थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरी बहन राधिका का था। फ़ोन पर उसने कहा, दीदी मुझे आज आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। और उसने अपना एड्रेस दिया। मैं वही तो वह एक अस्पताल था। राधिका अस्पताल में एडमिट थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वह मुझे देखते ही रोने लगी और मुझसे कहने लगी, दीदी मैं आपके को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत नाजुक है। शायद मैं बच ना सकूँ, पर मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है क्योंकि मैं कोठे पर काम करती हूँ। उस डायरेक्टर ने मुझे एक कोठे पर बेच दिया था। बदले में उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और मैं बिक चुकी थी। इस बात का मुझे कोई गम नहीं था क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना था। काफ़ी दिन बाद कोठे पर काम करते करते एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जो मुझसे शादी करना चाहता था। शायद मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। वह मुझे इस कोठे से निकालना चाहता था। वह मुझे वहाँ से निकालने ही वाला था, पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चल बसा। पर उसके प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही थी। उसकी मौत के बाद आज मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। दीदी यह मेरा बेटा मेरे प्यार की निशानी है। मैं इस अस्पताल में चुपके से आई हूँ, किसी को भी पता नहीं चल सके कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है तो सभी जगह मेरे परिवार की बदनामी होगी। यही कहते हुए वह इस दुनिया से विदा हो गई। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया और घर लाई। सबसे कहा कि यह मेरा बेटा है। तुम्हारी नफ़रत भी गलत नहीं थी, पर मैं तुमसे इसलिए नहीं बताती थी कि नादानी में आकर तुम यह बात किसी को बता ना दो कि यह बच्चा मेरी चाची अपनी बहन का लाई है और किसी को पता चल जाए कि मैं अपनी बहन राधिका के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, पर उसके बेटे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगी जिससे मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। कहते कहते मेरी चाची फिर से फूट फूट कर रोने लगी। चाची की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैं उनके गले लग गई और खूब रोई क्योंकि चाची जिस दर्द से गुजर रही थी, शायद उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।